हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरा नाम है शाहनवाज कुरैशी और आप देख रहे हैं बायोकेम क्लासेस यूट्यूब चैनल, जहां पर आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, उसका थर्ड लेक्चर देखेंगे। ठीक है, तो पहले लेक्चर में हमने क्या देखा। पहले लेक्चर में हमने देखा कि जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है हेल्थ का, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, डिजीज़ क्या होती है, हेल्थ के ऑस्पेक्ट क्या होते हैं, गुड हेल्थ को कैसे अचीव किया जा सकता है, हेल्थ को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें पहले लेक्चर में देखी। सेकंड लेक्चर में मैंने आपको करवाया था बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में, जिसमें हमने पहली बीमारी जिसका नाम है टाइफॉइड उसको कवर कर चुके थे। अब जो दूसरी डिजीज़ हम पढ़ने वाले हैं, दूसरी जो सेकंड बैक्टीरियल डिजीज़ हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है आपके न्यूमोनिया। कौन सी बीमारी है सेकंड? न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। न्यूमोनिया आपने सुना भी होगा कि बच्चों को निमोनिया हो गया, फलाने को निमोनिया हो गया, उसे निमोनिया हो गया। ठीक है, तो निमोनिया के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो निमोनिया भी क्या है? ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, जिसका पैथोजन क्या है? बैक्टीरिया होता है। आई बात समझ में? उसके अलावा हम अगेन उसी फॉर्मेट में पढ़ेंगे जिस फॉर्मेट में मैंने आपको टाइफाइड डिजीज़ बताई थी, कि उसका सबसे पहले हम पॉजिटिव एजेंट देखेंगे कि किस वजह से आपको ये पर्टिकुलर बीमारी देखने मिल रही है। ठीक है, उसके अलावा हम उसका फिर उसके बाद में उस पॉजिटिव एजेंट का इंक्यूबेशन पीरियड देखेंगे। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि पैथोजन जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो कितने टाइम के बाद में साइन और सिम्टम्स दिखाने शुरू कर देता है। उसके बाद में मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखेंगे कि वो बीमारी किस तरह से फैलती है, या मोड ऑफ इन्फेक्शन भी उसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे साइट ऑफ इन्फेक्शन, कि बॉडी का कौन सा ऐसा एरिया है, कौन सा ऐसा हिस्सा है जहाँ पर इन्फेक्शन लगता है, जहाँ पर उस बैक्टीरिया का अटैक होता है। और उसके बाद में हम देखेंगे सिम्टम्स। ठीक है, सिम्टम्स के बाद में क्या देखने वाले हैं हम? सिम्टम्स के बाद में उसका अगर हम टेस्ट वगैरह कुछ है, डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसे कंफर्म करेंगे उस बीमारी को, उसको देखेंगे। उसके बाद में हम उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हम निमोनिया के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, निमोनिया के कैसी बीमारी है? हालांकि निमोनिया एक सॉरी, देखो जहाँ भी न्यूमो वर्ड आता है, न्यूमो को मतलब क्या होता है? एयर से। और हमारी बॉडी के अंदर इस तरह का ऑर्गन कौन सा होता है? वो होता है लंग्स। क्या होता है? लंग्स। तो न्यूमोनिया बेसिकली क्या होता है? ये लंग्स का इन्फ्लेमेशन होता है। क्या होता है? लंग्स का इन्फ्लेमेशन होता है। लंग्स के अंदर क्या देखने मिलती है आपको? एल्वियोलाई देखने मिलती है। ठीक है, लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होती है, और उसी की हिस्से में, उन्हीं के हिस्से में लंग्स की अलग अलग लोब भी होती हैं। उनमें क्या हो जाता है? उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हुई, और इन्फ्लेमेशन की वजह से जो एल्वियोलाई होती है वो कुछ लिक्विड म्यूकस सिक्रीट करना शुरू कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ये एक एल्वियोलाई है, ठीक है, क्लियर है बात, तो उसमें क्या होगा? जैसे यहाँ पर ये इसकी वॉल होती है एल्वियोलाई की। ठीक है, जब कोई इन्फेक्शन लगेगा तो ये वॉल क्या करना शुरू कर देगी? ये वॉल म्यूकस को सिक्रेट करना शुरू कर देगी। तो ये एल्वियोलाई पहले खाली थी, इसके अंदर हवा भरी हुई थी, अब इसके अंदर क्या भर जाएगा? अब इसके अंदर म्यूकस या लिक्विड भर जाता है, जिसे कफ बोलते हैं। ठीक है, वो इसके अंदर भर जाएगा, जिसकी वजह से सांस यानी एयर का प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे लगकर क्या होती है? ब्लड वेसल्स लगी हुई होती है, हवा इसके अंदर आती जाती है, मतलब डिफ्यूज होती है इस मेम्ब्रेन के थ्रू। आई बात समझ में? तो वो हवा जो है, वो एयर, वो ऑक्सीजन जो है, वो अब यानी गैसियस एक्सचेंज यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि पहले यहाँ पर केवल और केवल खाली जगह थी, यानी हवा भरी हुई थी, और अब यहाँ पर मीडियम क्या हो गया? लिक्विड मीडियम हो गया, वो भी थिक लिक्विड मीडियम। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ का एक्सचेंज होता है वो डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, ऑक्सीजन की कमी शरीर के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो एक्चुअल में बेसिकली यही होता है आपका निमोनिया के बारे में। ठीक है, तो ये तो थी आपकी निमोनिया की बात कि बेसिक निमोनिया क्या है। अच्छा, निमोनिया देखने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर भैया कुछ नहीं करते, सीधा सच्चा एक्सरे कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक्सरे कर लेते हैं। एक्सरे कर लिया, निमोनिया कंफर्म हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, और छोटे बच्चों में निमोनिया, जो छोटे बच्चे जनरली 1 साल 2 साल के बच्चे होते हैं, निमोनिया की वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ध्यान वगैरह ऐसा नहीं दिया जाता है। छोटा बच्चा थोड़ा सा, एक तो बच्चा छोटा होता है, अभी उसका इम्यून सिस्टम इतना डेवलप नहीं हो रहा होता है। ठीक है, और आपने सुना भी होगा कि डबल निमोनिया हो गया। डबल निमोनिया होने का मतलब यही है कि जितना ज़्यादा सीवियर निमोनिया, उसी के हिसाब से उसे सिंगल निमोनिया, डबल निमोनिया बोला जाता है। ठीक है, तो अब इस निमोनिया चूंकि एक बैक्टीरियल डिजीज है, तो कौन सा बैक्टीरिया है जो निमोनिया की बीमारी को कॉज करता है? उसका नाम है आपके स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। क्या नाम है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी।
स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एक ये आपका क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है। और इसको पहले क्या बोला जाता था, डिप्लोकोकस के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। मतलब पहले ये बोलते थे कि डिप्लोकोकस न्यूमोनी क्या करता है, आपके निमोनिया कॉज करता है, लेकिन लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ठीक है। अच्छा, डिप्लो का मतलब क्या होता है, कोकस का मतलब ऐसा बैक्टीरिया जिसकी शेप कैसी हो, गोल हो। आई बात समझ में, कोकस गोल, कोकाई, ठीक है। दो आ गए तो क्या हो गया, डिप्लोकोकस। और भाई साहब पूरी की पूरी चैन आ गई तो क्या बोल दिया उसे, स्ट्रेप्टोकोकस। और अगर अंगूर के गुच्छे के समान हो, बंच हो, गुच्छा हो, तो उसे क्या बोलेंगे, स्टेफाइलोकोकस। तो ये क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, मतलब गोल है लेकिन एक लंबी चेन के समान है, ठीक है। और इसका सेकंड नेम क्या है, हीमोफिलस। क्या नाम है इसका, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। देखो एक होता है वायरल इन्फ्लुएंजा, वो एक अलग चीज है, ये है आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या करता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये दोनों के दोनों बैक्टीरिया आपके क्या कॉज करते हैं, ये निमोनिया को कॉज करते हैं। आई बात समझ में। उसके बाद में इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हमारी बॉडी के अंदर पहुंचता किस तरह से है, ये पहुंचता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब कोई सामने वाला आपके मुंह पे छींक दे, खांस दे, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, सब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं। तो ये फैलता कैसे है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या हो गया, इसका हो गया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन समझ में आया ना, सामने वाले ने आपके मुंह पे खांस दिया, आपके मुंह पे छींक दिया, उसकी छींटे आ गई, उसके थ्रू क्या फैल सकता है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये फैल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर पहुंचता है। पहुंचने के बाद में 1 से 3 दिन लगते हैं इसको सिम्टम्स दिखाने में। तो यानी क्या लगते हैं इसको, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना आ गया, इसका इंक्यूबेशन पीरियड आ गया 1 to 3 डेज का, ठीक है। कितना आ गया, 1 to 3 डेज का। और 1 से 3 दिन में ये हमारे सिम्टम्स शो करता है। किस तरह के सिम्टम्स शो करता है, ये अफेक्ट करता है हमारी, देखो मैंने अभी बताया ना, निमोनिया एक लंग्स की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है, ठीक है। तो इस ये हमारी बॉडी के अंदर किस जगह को अफेक्ट करता है, ये करता है लंग्स में, और लंग्स का भी एल्वियोलाई, ठीक है। क्या करता है, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई को फ्लूइड फिल्ड कर देता है, फ्लूइड से भरी हुई बना देता है, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या होने लगते हैं, ठीक है। देखो मैंने आपको शायद टाइफाइड के बारे में भी बताया है कि जब भी आप डॉक्टर के पास में जाते हो तो आप कई सारी चीज़ें बताते हो कि जी हमारे सिर में दर्द है, ठीक है, हमें खांसी हो रही, नज़ला है, पेट में दर्द है, डायरिया है, वॉमिटिंग है। इसी के हिसाब से डॉक्टर रिलेट करने की कोशिश करता है, आइडिया लगाता है कि आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और उसी के बाद में आपको बीमारी कंफर्म करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ आपको कि निमोनिया में आप जाकर क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे डॉक्टर साहब को कि जी मेरे बहुत तेज़ बुखार है, क्या है, फीवर है, काफ़ी तेज़ बुखार है, लगभग 102 103 डिग्री के आसपास, लगभग इतना टेम्परेचर फ़ारेनहाइट बना ही रहता है, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या है, मुझे खांसी भी देखने मिलती है, डॉक्टर पूछता है कि भैया खांसी वगैरह है, हाँ जी है। पेट में दर्द है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पेट में दर्द डाइजेस्टिव ट्रैक की प्रॉब्लम है, ये है आपके लंग्स की यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक की प्रॉब्लम, इसीलिए बुखार के साथ में क्या देखने मिलेगी, खांसी देखने मिलेगी। उसके अलावा डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होता है, जिसे क्या बोलते हैं, डिस्निया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत आती है, तकलीफ होती है, इसे क्या बोलते हैं, डिस्निया। अरे सर ये तो डिस्पनोइया हो गया, अरे पी साइलेंट है इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में क्या होने लगती है, प्रॉब्लम होने लगती है, प्रॉपरली सांस नहीं लिया जाता है। और जब ऑक्सीजन की कमी है तो हमारे जो अपेंडेजेस होते हैं, जैसे ये नेल्स और फिंगर्स हो गया, हॉट वाले कंडीशन हो गए, ये हमारी जो लिप्स हो गए, यानी लिप्स आपके, फिंगर और नेल्स, ये क्या हो जाती हैं, ये आपके ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या हो जाती है, ये ब्लूइश कलर की हो जाती है, टर्न्स टू ब्लूइश इन कलर, ब्लूइश कलर की हो जाती है। आई बात समझ में। और इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, इस कंडीशन को बोला जाता है साइनोसिस, यानी इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, साइनोसिस। साइनोसिस की कंडीशन में क्या है, शरीर नीला पड़ने लगता है। और यहाँ पर कौन कौन से ऑर्गन ऐसे हैं जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से नीले पड़ते हैं, वो है हमारे अपेंडेजेस वाला, फिंगर और नेल्स वाला हिस्सा, और हमारे जो लिप्स होते हैं, वे सीवियर केसेस की बात बता रहा हूँ, उसमें आपके साइनोसिस की कंडीशन देखने मिलती है। समझ में आई बात आपके, ठीक है। तो ये हो गया, फीवर हो गया हमारा, कफ हो गया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, लिप्स, फिंगर और नेल्स जो हैं हमारे, वे क्या हो गए, वे ब्लूइश कलर के यहाँ पर देखने मिल जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा हेडेक वगैरह, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि भैया बुखार है तो सिर में दर्द होगा, ये जनरली बेसिक सा सिम्टम्स है जिसको आपको डॉक्टर देखता है, ठीक है। जैसे ही आपको बुखार हुआ, खांसी हुआ, आप बोलोगे उनको जी 3-4-5 दिन से बुखार हो रहा है मुझे, और उसके साथ साथ खांसी भी अच्छी खासी हो रही है, तो डॉक्टर आइडिया लगाता है कि शायद आपको निमोनिया है। तो डॉक्टर आपको कहता है कि भैया आप एक डायग्नोस्टिक टेस्ट कराओ, जिसका नाम क्या है, एक्सरे। तो डायग्नोस करने के लिए, निमोनिया को डायग्नोस करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, एक्सरे टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सरे करते
आता है आपका डॉक्टर, 250-300 रुपये लेगा, एक्सरे करेगा, एक्सरे करने के बाद में उस एक्सरे को देखा जाएगा और एक्सरे को देखने के बाद में डॉक्टर कंफर्म करता है कि आपको निमोनिया है या नहीं है, या हल्का सा लंग्स में वैसा ही इन्फेक्शन है या नहीं, मतलब दिख जाता है वो एक्सरे में, डॉक्टरों को पढ़ते हैं वो एक्सरे को, ठीक है। उसके अलावा सिम्टम्स हो गया, डायग्नोज कर लिया, अब एक्सरे टेस्ट कंफर्म हो गया, एक्सरे टेस्ट से पता लग गया कि हाँ निमोनिया कंफर्म है, तो उसके बाद में डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट चलाता है उस ट्रीटमेंट को हम देखते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले इसमें एक कंडीशन देखने मिलती है कि हमें क्या देखना पड़ेगा, ये बैक्टीरियल डिजीज है तो हमें यहाँ पर एंटीबायोटिक यूज करनी पड़ेगी, और एंटीबायोटिक जो मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है वो होती है एमोक्सिसिलिन और आपके क्लेरिथ्रोमाइसिन। कौन सी? क्लेरिथ्रोमाइसिन। ये इस तरह की क्लेरिथ्रोमाइसिन थोड़ी सी महंगी आती है, ठीक है। ये इस तरह की एंटीबायोटिक होती है जो यूज की जाती है। उसके अलावा बुखार की कंडीशन है तो टेम्परेचर डाउन करने के लिए एंटीपायरेटिक ड्रग, एंटीपायरेटिक ड्रग वो केमिकल होते हैं, वो ड्रग्स होती हैं जो कि टेम्परेचर को डाउन करती हैं। पायरो मतलब टेम्परेचर, एंटी मतलब अगेंस्ट, टेम्परेचर के अगेंस्ट काम करती हैं, मतलब टेम्परेचर को डाउन करती हैं। उन दवाओं को क्या बोलते हैं? एंटीपायरेटिक। और इस सीरीज में बड़ी फेमस और बड़ी कॉमन क्या है आपके? पैरासीटामोल। क्या है? पैरासीटामोल। तो ये एंटीबायोटिक और एंटीपायरेटिक्स ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा ऑक्सीजन की कमी हो, सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर ऑक्सीजन सपोर्ट भी दे सकते हैं। अगर कंडीशन ज़्यादा वर्स हो गई है तो ऑक्सीजन का सपोर्ट भी दिया जाता है, और इस प्रकार आपके निमोनिया की बीमारी को क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं। समझ में आए बात? तो बच्चों यहाँ पर जो आपकी बैक्टीरियल डिजीज थी ये क्या हो गई है? ये पूरी हो गई है, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज एक हमने टाइफॉइड पढ़ी थी, एक हमने निमोनिया पढ़ा, दोनों की दोनों बीमारी पूरी हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। और अगली जो बीमारी सीरीज में हम जो शुरू करने वाले हैं वो है वायरस से होने वाली बीमारियाँ। देखो वैसे तो वायरस से होने वाली बीमारियों की अगर मैं बात करूं तो आपकी बुक के अंदर केवल और केवल कॉमन कोल्ड दी हुई है, लेकिन जो सिलेबस आपका है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके अभी 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया है, ठीक है। उस 30% सिलेबस के अंदर क्या देखा मैंने? उस 30% सिलेबस के अंदर पहले भी थी और अब भी है, उसके अंदर डेंगू चिकनगुनिया के बारे में भी है। आई बात समझ में? तो डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में भी थोड़ा सा 2-3 बात हम देख लेंगे। उसके अलावा कॉमन कोल्ड तो हम पढ़ने वाले हैं, और आज मैं वायरल डिजीज आपकी पूरी कर दूंगा, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक? चलो अब हम चलते हैं वायरस से होने वाली बीमारियां। चलो भैया, वायरस, डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। किससे होने वाली बीमारियां? वायरस से होने वाली बीमारियां। वेलकम टू द डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। अरे भैया किससे होंगी बीमारियां? वायरस से। वायरस सर, कोरोना वायरस नहीं, कोरोना वायरस तो एक वायरस है, हम वो वाला वायरस नहीं पढ़ाएंगे सर, आप बता देंगे 2-4 बात ऐसे ही आपको, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है भाई, ठीक है। चलो करते हैं शुरू। तो अब हम कौन सी बीमारी पढ़ेंगे भैया? अब हम पढ़ेंगे कि डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, और वायरस से होने वाली बीमारियां के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली डिजीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारी कॉमन कोल्ड। उसके बाद में हम पढ़ेंगे डेंगू और चिकनगुनिया। क्या पढ़ेंगे? चिकनगुनिया, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड साधारण जुकाम, नज़ला हो जाता है दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन आपको, वो बीमारी, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, वायरस से होने वाली बीमारी में सबसे पहले जो हमारी बीमारी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कॉमन कोल्ड, जिसे आप साधारण भाषा में जुकाम, नज़ला एक्सेट्रा एक्सेट्रा आदि इत्यादि भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो कॉमन कोल्ड के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। कॉमन कोल्ड की खास बात क्या है? कॉमन कोल्ड लंग्स को इन्फेक्शन नहीं होता है, ठीक है। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। सबसे पहली बात क्या है कि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। अरे सर ये क्या होता है? देखो भैया, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, ठीक है, होता है क्या? आपकी नोस्ट्रिल या नोज से शुरू होकर कहाँ होता है? एल्वियोलाई तक की कहानी होती है, ठीक है। तो नाक के बाद में आपका गला, और गले के बाद में लंग्स की जो ब्रोंकाई वगैरह होती हैं, ठीक है। जो आपका ये मान के चलिए आप, जो विंड पाइप होता है, ट्रैकिया होता है, ठीक है, वो वहाँ तक का जो इन्फेक्शन है, जो लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर, जो बाद में जाकर ब्रोंकाई ब्रोंक्योल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वहाँ तक का जो हिस्सा है वो क्या होगा? वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होगा। मतलब इसमें जो है आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। एक कर देंगे हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, एक कर देंगे
लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में गले तक की प्रॉब्लम आती है और उससे नीचे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और लंग्स आपके कहाँ आएगा, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आएगा। और अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक बोल रहे हैं, इसका मतलब नाक से लेकर गला तक क्या हो जाता है, इन्फेक्शन इसमें आपको देखने मिलता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या है, ये आपका नोज से लेके एल्वियोलाई तक है, डॉक्टर लिखता है पर्चे पे बाकायदा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें क्या होती है, मेंशन की जाती है। तो कॉमन कोल्ड साधारण भाषा में इसको आपको बोला जाता है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा ये आपकी मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शियस डिजीज मैंने आपको बीमारी के बारे में बताया था कि बीमारी कौन कौन सी होती है। बीमारी होती है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। चार्ट याद करो डिजीज का, एक कॉन्जेनाइटल होती है, मतलब जो बीमारी हमें जन्म से लगती है, जेनेटिक डिसऑर्डर। एक होती है जो हम जन्म के बाद में एक्वायर्ड करते हैं, उसमें भी दो तरह की बीमारी होती है, एक इन्फेक्शियस, एक नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस मतलब जो एक से दूसरे में फैलती है, चाहे वो किसी भी मीडियम से, चाहे वो किसी वेक्टर के थ्रू पहुंचे, चाहे वो डायरेक्ट हो मतलब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू, या इनडायरेक्ट हो यानी किसी वेक्टर के थ्रू हो रही हो। तो ये क्या है, ये आपका ये मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस है। ये बड़ी, ये मतलब जीवन में हर मनुष्य को होती है, यानी हर साल एक दो बार हो ही जाती है। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज होती है। इसका भी वही फॉर्मेट होगा कि इस कॉमन कोल्ड को कॉज करने वाला बैक्टीरिया या वायरस, वायरस। ठीक है, तो पॉजिटिव एजेंट इसका क्या होगा, इसका पैथोजन क्या है इस बीमारी का, कॉमन कोल्ड का पैथोजन है आपका वायरस। उस वायरस का नाम क्या है, ठीक है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वो वायरस कैसे हमारे शरीर के अंदर आएगा, और उस वायरस को हमारे शरीर में अंदर घुसने के बाद में उसको कितने दिन के बाद में क्या होगा, कितने दिन के बाद में वो लक्षण दिखाना शुरू कर देगा, इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। उसके बाद में हमारे वो बॉडी के किस ऑर्गन को, किस हिस्से को अफेक्ट करता है। ठीक है, हालांकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। ठीक है, उसके बाद में हम सिम्टम्स पढ़ते हैं और सिम्टम्स के बाद में हम पढ़ेंगे इसका ट्रीटमेंट। ठीक है, क्लियर है। डायग्नोस्टिक टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सिम्टम्स से ही इसका आइडिया लग जाता है। तो पॉजिटिव एजेंट इसका क्या आता है, राइनो वायरस। क्या नाम आता है इसका, राइनो वायरस। देखो राइनो वर्ड जो आता है वो आता है नोज के लिए, किसके लिए, नोज के लिए। राइनोसोर, नाक वाला गेंडा है ना, सींग वाला, नाक से निकली रहती है उसके, वो गेंडा। ठीक है, गेंडा स्वामी। तो राइनो वायरस क्या है, राइनो को वर्ड आता है नोज के लिए। ठीक है, तो नोज को इन्फेक्ट करता है वायरस राइनो वायरस। ठीक है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसी जीनस का है कोरोना वायरस भी। ठीक है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, मतलब ये फैलता कैसे, ये हमारी बॉडी के अंदर पहुंचता कैसे है, ये पहुंचता है बाय मींस ऑफ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। किसके थ्रू पहुंचता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू। ये बड़ा जबरदस्त है, आपके डायरेक्ट इन्फेक्शन कॉज करता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। छींकना, दूसरे के ऊपर खांसना, ठीक है, ये सब बैड मैनर्स होते हैं। ठीक है, आप अपने दोस्तों के ऊपर कर देते हो ना, इधर आ, क्या करे, तेरे ऊपर छींकना है मुझे, है नहीं, क्या करना है, खांसना है तेरे ऊपर। ठीक है, ये बैड मैनर्स होते हैं। ठीक है, वैसे कर देना चाहिए कभी कभी अपने दोस्तों के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब मत करना, अभी वायरस चल रहा है कोरोना वायरस। ठीक है, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ये बीमारी फैलती है। उसके अलावा ये बीमारी यानी ये राइनो वायरस जैसे हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू, यानी ड्रॉपलेट के थ्रू, ड्रॉपलेट यानी ड्रॉप जानते हैं ना, ड्रॉपलेट मतलब छींटे, छींक की छींटे, खांसी की छींटे, वे ड्रॉप जो होती हैं, ड्रॉपलेट जो होती हैं, उनके थ्रू फैलता है। बॉडी के अंदर जाने के बाद में 1 से 3 दिन लगते हैं इसको लक्षण दिखाने में। और भैया इसका लक्षण क्या होता है, साइट ऑफ इन्फेक्शन तो आप जान चुके हैं कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। उसके अलावा इस बीमारी का लक्षण क्या है, इस बीमारी का लक्षण नाक का इन्फेक्शन है। तो सबसे पहले क्या होगा, रनी नोज होगा, नज़ले में क्या होगा, नाक या तो बहेगी या नाक बंद हो जाएगी। रनी नोज या स्टफी नोज भी बोलते हैं उसे। ठीक है, रनी नोज नाक बहना, स्टफी नोज नाक का बंद हो जाना। ठीक है, उसके अलावा नाक के बहने के साथ साथ क्या होता है, नाक के बहने के साथ साथ आपके सोर थ्रोट, गले में भी क्या खराश सी आपको देखने मिलती है। ठीक है, हेडेक देखने मिलता है, आई बात समझ में। उसके अलावा स्नीजिंग, छींके का आना हो जाता है, मतलब शरीर में हड़कल जैसी कंडीशन होती है। ये फ्लू का भी यही सिम्टम्स है, लेकिन फ्लू में आपको बुखार देखने ही मिलता है, और कॉमन कोल्ड में आपका टेम्परेचर हल्का फुल्का बढ़ सकता है, लेकिन बुखार यहाँ पर देखने नहीं मिलता है। ठीक है, खांसी वगैरह इसमें नहीं होती है क्योंकि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। हल्का सा धसका गले से ऐसे ऐसे करके आ सकता है। ठीक है, तो रनी नोज हो गया, सोर थ्रोट हो गया, गले में थोड़ा सा खिचखिचाहट, खिचखिच दूर करो, विक्स की गोली लो, समथिंग लाइक दैट।
हेडेक हो जाता है, स्नीजिंग हो जाता है, और आदमी छींक छींक के 5-6 बार छींक लेता है ना मेरे भाई, तो आदमी छींक छींक के थक जाता है। एक बहुत ज़बरदस्त कंडीशन होती है जिसे क्या बोलते हैं, टायर्डनेस वाली कंडीशन बोलते हैं, थकान वाली कंडीशन होते हैं। तो आदमी क्या हो जाता है, छींक छींक के थक जाता है, छींक के पोज भी आने लगते हैं थोड़ी देर बाद में। आदमी ऐसे मुंह बनाएगा ऐसा करके, सॉरी, ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके मुंह बनाएगा, छींकने की कोशिश करता है, कभी छींक आती है, कभी भाग जाती है, आते आते रह जाती है, अलग ही पोज मारते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स के बाद में इसका क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक टेस्ट कोई नहीं है, इन्हीं सिम्टम्स के आधार पर आइडिया लगा लेते हैं कि क्या है, कॉमन कोल्ड। अच्छा, उसके अलावा एक बीमारी होती है इन्फ्लुएंजा, वो भी वायरस से होने वाली होती है। ठीक है, तो उसमें क्या देखते हैं, उसे वो होता है इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस ही बोलते हैं उसे। उसमें क्या देखते हैं, उसमें और कॉमन कोल्ड में फ़र्क किस चीज़ का है कि आपके इसमें फीवर, उसमें इन्फ्लुएंजा में आपको फीवर भी देखने मिलेगा, कफ भी देखने मिल सकती है। ठीक है, क्लियर है। अब इसका ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करें, देखो, छींक आने के लिए, छींक आना फिनोमेना होता है हमारी बॉडी के अंदर। जो मास्ट सेल होती हैं वो हिस्टामिन नाम का केमिकल सिक्रीट करती हैं। एक WBC जो हमारी बॉडी के सोल्जर होते हैं ना, जैसे हमारी इंडिया में आर्मी है, डिफेंस सिस्टम में आर्मी काम करती है, एयरफोर्स काम करती है, नेवी काम करती है, CRPF, RPF, PSC, पुलिस बल, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब आपके डिफेंस सिस्टम में काम करता है। कोई इंटरनल डिफेंस सिस्टम में काम करता है, कोई बॉर्डर लाइन पर डिफेंस सिस्टम में काम करता है। रो के एजेंट, ये इस तरह के जो हमारे एजेंट हो गए, इंटेलिजेंस ब्यूरो के, ये दूसरी कंट्रीज में काम करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये सब ये एक लेवल हो गया डिफेंस सिस्टम का। ऐसे हमारी बॉडी के अंदर WBC, वाइट ब्लड सेल, जो हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देती हैं, उन्हीं के टाइप से आपकी मास्ट सेल। ठीक है, तो वे क्या करती हैं, वे हिस्टामिन नाम का केमिकल सिक्रीट करती हैं, जिसकी वजह से छींके और नाक का बहना हो जाते हैं। तो ऐसी दवाएं जो आपको छींक लाना बंद कर देती है और नाक का बहना भी बंद कर देती हैं, उन्हें बोलते हैं एंटी हिस्टामिन ड्रग। क्या बोलते हैं, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स बोला जाता है। और वो जैसे कि आपके सिट्राजिन और लिवोसिट्राजिन, क्या होता है, सिट्राजिन और लिवोसिट्राजिन, ये मार्केट के अंदर अवेलेबल होती हैं। उसके अलावा बड़ी फेमस दवाई का नाम है, जिसका नाम है सिनारेस्ट। ठीक है, ये आपके नज़ले जुकाम में ली जाती है। एंटीबायोटिक का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये बीमारी वायरस से होने वाली है, तो एंटीबायोटिक का इसमें कोई रोल नहीं आता है। ठीक है, क्लियर है। एंटीबायोटिक का कोई रोल इसमें भैया नहीं होता है। तो ये बीमारी किसकी वजह से देखने मिलती है आपको, ये बीमारी देखने मिलती है आपको वायरस की वजह से। और डॉक्टर क्या करते हैं भैया, डॉक्टर दे देते हैं एंटीबायोटिक। सर, डॉक्टर एंटीबायोटिक क्यों देगा, क्योंकि वो एक्चुअल में डॉक्टर नहीं है ना। जो एक्चुअल में पढ़ा लिखा डॉक्टर है, पढ़ लिख कर MBBS करके गया है, BMS करके गया है, उसे मालूम है कि वायरस से होने वाली बीमारी में एंटीबायोटिक का कोई काम नहीं है। ये तो नीम हकीम खतरा है जान, जो गाँव के अंदर डॉक्टर बैठने वाले हैं, जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं शहरों के अंदर भी, वे क्या करते हैं, वे दवाई दे देते हैं। एक डॉक्टर से मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक दवाई क्यों दे रहे हो नज़ले में, बोलते हैं कि पेशेंट ये सोचता है डॉक्टरों को कुछ नहीं आता, पेशेंट को फील कराना पड़ता है कि भाई हाँ मैं डॉक्टर हूँ। और वो कैसे फील कराएंगे, 5-4 टाइप की गोली देके, उसमें क्या करेंगे, वो एंटीबायोटिक दे देंगे, मतलब भर देते हैं भाई दवाई, कोई ज़रूरत नहीं है एंटीबायोटिक की। ठीक है, नुकसान ही देगी। और हमारी एंटीबायोटिक एक टॉक्सिक केमिकल है जो बैक्टीरिया को मार रहा है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है भैया, वो आपके लिविंग सिस्टम को, आपकी सेल्स को भी डैमेज करता है। ठीक है, एक टॉक्सिक केमिकल, उसे एवं ही नहीं लेना चाहिए। जितना डॉक्टर जितना प्रिस्क्राइब करेगा उतना ही लिख लो। सर कभी तो बोलेगा डॉक्टर ये करता है, भाई वे झोला छाप डॉक्टर हैं जो अड़गम सड़गम कर देते हैं काम। लेकिन एक अच्छा डॉक्टर बिल्कुल फिक्स डोज आपको देगा, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग ही वो आपको प्रिस्क्राइब करेगा। और आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल उतनी ही डोज में लेना है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये आपके किसके बारे में था, ये आपके कॉमन कोल्ड यानी साधारण जुकाम के बारे में था। अब एक बीमारी बड़ी कॉमन है आपकी, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है, अच्छा, आपके जो बीमारी है ये इम्यूनिटी वगैरह को लेकर कंसिडर की जाती है कि आपका इम्यून सिस्टम, इसके लिए मैं बता दूं, आपका नज़ला कभी कभी अपने आप भी ठीक हो जाता है, मतलब आपकी इम्यूनिटी उसमें रोल प्ले करती है। तो डॉक्टर क्या कर देते हैं, डॉक्टर इनके अलावा क्या देते हैं, विटामिन C के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, टैबलेट का नाम है, टैबलेट का नाम हो गया आई थिंक, हाँ, लिमसी के नाम से, या सीलिन 500 के नाम से विटामिन C के सप्लीमेंट आते हैं मार्केट के अंदर। तो डॉक्टर उन्हें प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, वो इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करती है। विटामिन C आपकी इम्यूनिटी बूस्टर होती है एक तरह से, तो उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, आयरन का भी एब्जॉर्प्शन करता है विटामिन C। चलो भैया, तो ये तो हो गई हमारी कौन सी बीमारी, पहली बीमारी जिसका नाम क्या था, कॉमन कोल्ड। ठीक है, वैसे NCERT के अकॉर्डिंग क्या हो गया, हमारा पूरा हो चुका है, क्लियर है। अब हम जो अगली बीमारी देखने वाले हैं उसका नाम है डेंगू फीवर। क्या नाम है उसका, डेंगू फीवर, डेंगू बुखार। ये एक हेमरेजिक फीवर होता है भैया, क्या होता है, हेमरेजिक फीवर। चलो इसके बारे में देखते हैं भैया हम।
हाँ जी। अगली जो बीमारी है हमारी उसका नाम क्या है, सेकंड नंबर की जो डिजीज है हमारी वो है डेंगू फीवर। क्या होता है डेंगू फीवर, डेंगू बुखार, ठीक है। ये एक हेमरेजिक फीवर होता है। क्या होता है, हेमरेजिक फीवर। हेम मतलब जो ब्लड की सेल्स होते हैं ना उन्हें डिस्ट्रॉय करता है ये बुखार। ऐसा क्या है, इसको बुखार को कॉज करने वाला जो वायरस है वो खासकर, ठीक है, क्लियर है। डेंगू फीवर जो है ये एक मॉस्किटो बोर्न फीवर है, मच्छर की वजह से पनपने वाली बीमारियां हैं, ठीक है। और इसमें जिस मॉस्किटो का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब मच्छर होंगे तो ये बीमारी फैलेगी। क्यों, क्योंकि मच्छर जो है वो कैरी करते हैं इसके वायरस को, डेंगू फीवर को कॉज करने वाले वायरस को। अभी कौन सा वायरस है, वेक्टर कौन सा है, वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं, क्लियर है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको सामान्य भाषा में हड्डी तोड़ बुखार इसे बोलते हैं, शायद चिकनगुनिया को बोलते हैं, शायद ये इसे बोलते हैं, ठीक है। चलो उसे छोड़ो, उसमें श्योर नहीं हूँ मैं, शायद हड्डी तोड़ बुखार या तो इसे बोला जाएगा। ब्रेक बोन फीवर, डेंगू फीवर को ही बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो अब हम इसका वही सीक्वेंस रखेंगे कि इसका क्या है, इसका कॉजेटिव एजेंट के बारे में बात करते हैं कि कॉजेटिव एजेंट क्या क्या होता है। उसके अलावा मोड ऑफ इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन हमें लगता कैसे है। उसके अलावा इसका इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। इंक्यूबेशन पीरियड के अलावा इसकी साइट ऑफ इन्फेक्शन के हमारी बॉडी के किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है। उसके बाद में इसका सिम्टम्स, और सिम्टम्स के बाद में इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट अगर है, और उसके बाद में इसका ट्रीटमेंट। तो पॉजिटिव एजेंट इसका क्या है, पॉजिटिव एजेंट इसका होता है अरबो वायरस। क्या होता है, अरबो वायरस। क्या होता है, अरबो वायरस। और अरबो वायरस में भी कौन सा, फ्लेवी वायरस। फ्लेवी वायरस की लगभग 19 प्रजातियां आपको देखने मिलती हैं और ज़्यादातर आपके बीमारी कॉज करती हैं। एक डेंगू करेगी, एक चिकनगुनिया करेगी, एक येलो फीवर करेगी, मतलब तीनों बुखार ऐसे ही हैं, एक जैसे ही हैं, ठीक है। देखो फ्लेवी का मतलब क्या होता है, फ्लेवी का मतलब होता है WBC, व्हाइट ब्लड सेल, यानी ऐसा बुखार जो व्हाइट ब्लड, ऐसा वायरस जो व्हाइट ब्लड सेल के अंदर क्या करता है, जाकर रहता है। उसके अलावा अरबो का मतलब क्या होता है, ऐसा वायरस जो ऑर्थ्रोपोडा के ऊपर ग्रो करता है। अरबो वर्ड किसके लिए आता है, ऑर्थ्रोपोडा के ऊपर। ऑर्थ्रोपोडा मतलब मॉस्किटो, मॉस्किटो क्या है, वो भी ऑर्थ्रोपोडा है, ठीक है। तो ये अरबो फ्लेवी वायरस जो है ये मॉस्किटो के, मच्छर के बॉडी के अंदर क्या करता है, ग्रो करता है, ठीक है। तो यानी मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, ये फैलता कैसे, ये थ्रू वेक्टर फैलता है। क्या होता है, थ्रू वेक्टर फैलता है। और उस वेक्टर का नाम क्या है, वो वेक्टर एक मॉस्किटो है, और उस मॉस्किटो का नाम जो है वो है भैया एडीज मॉस्किटो। क्या है, एडीज एजिप्टाई, AEGYPTI, एडीज एजिप्टाई उस मच्छर का नाम है। और इसे कॉमन लैंग्वेज में टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं, ठीक है। टाइगर मॉस्किटो, ये टाइगर मॉस्किटो जैसे मच्छरों का राजा, आई बात समझ में, एडीज इजिप्टाई। अरे डेंगू मच्छर बड़ा सा होता है, काफ़ी बड़ा सा देखने मिलता है आपके, ठीक है। तो ये एडीज इजिप्टाई क्या करता है, इसकी बॉडी के अंदर क्या होता है, इसकी बॉडी के अंदर अरबो वायरस, मतलब ये आपका देखने मिलेगा फ्लेवी वायरस। और हमारी बॉडी के अंदर जाकर ये क्या करता है, हमारी इम्यून सेल्स को अटैक करता है, डायरेक्ट इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, ठीक है, क्लियर है। तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना होता है, यानी जैसे ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर पहुंचता है तो लगभग 3 से 8 दिन में अपना लक्षण दिखाना शुरू कर देता है। साइट ऑफ इन्फेक्शन इसका क्या है, बॉडी के किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है, वो है मेनली ब्लड, ब्लड को अफेक्ट करता है, खासकर WBC को, हमारी इम्यून सेल्स को। क्यों, क्योंकि इम्यून सेल्स सोल्जर होती है हमारी बॉडी का, और सोल्जर को आर्मी पर डायरेक्ट अटैक कर दो, अगर आर्मी हार गई तो मतलब ऑटोमेटिकली आपने उस जगह को जीत लिया, क्लियर है बात। तो ये अब हम सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या हैं। देखो इसमें शुरुआत देखो होती क्या है, सबसे पहले ये एक मूवी की तरह है, डेंगू फीवर का जो काम करने का तरीका है इसका फ्लेवी वायरस का मूवी की तरह देखने मिलता है, ठीक है, क्लियर है। सॉरी शायद को डिस्टर्बेंस हो गया है, नहीं हुआ है, चलो। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपकी भूख भाग जाएगी। क्या भाग जाएगी, भूख भाग जाएगी। क्या होगा, भूख भागेगी, मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट। सर भूखी क्यों भागेगी, इसकी भी एक स्टोरी है भैया। भूख मतलब खाना खाकर क्या मिलती है आपको, फूड मिलता है। फूड से आपको क्या लेते हैं, फूड से आप एनर्जी लेते हैं, और एनर्जी ज़रूरी है किसके लिए, आपको लड़ने के लिए। भाई खाने से मान के चले जैसे आर्मी को हथियार की सप्लाई होती है ना, वैसे आपकी आर्मी जो इम्यून सेल्स होती हैं, जो WBC होते हैं, उन्हें क्या होना है, हथियार की सप्लाई यानी फूड की सप्लाई होती है, ठीक है। और अगर आपने वो हथियारों की सप्लाई कट कर दी, फूड की सप्लाई कट कर दी, तो आर्मी कमज़ोर पड़ गई। मतलब इम्यून सिस्टम को जब आपने फूड देना बंद कर दिया तो इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, कमज़ोर पड़ने लग जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले क्या होगा, भूख की कमी हो जाएगी, और ये ऐसे आपको पता भी नहीं लगेगा, आपका मन नहीं करेगा खाना, ठीक है, मतलब कोई लक्षण नहीं आएगा, भूख कम हो जाएगी।
आप खाएंगे कम खाएंगे, नहीं भी खाएंगे, मन किया खाया मन किया नहीं खाया, तो ये क्या होगी, सबसे पहले ये भूख की कमी हो जाएगी। भूख की कमी के बाद में फिर बाद में आपके होना शुरू होगा हल्का हल्का सिर का दर्द, हेडेक होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, हेडेक होना शुरू हो जाएगा, सिर में दर्द हो जाएगा। सिर में दर्द होने के बाद में आपको ये जो होगा, ये जो पेन होगा, ये रेट्रो ऑर्बिटल पेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। रेट्रो ऑर्बिटल पेन का मतलब क्या होता है, पेन बिहाइंड आईज, जो आपकी आंखें होती है ना उनके पीछे की तरफ, ये जो आपकी आंखें हैं इनके पीछे की तरफ, आई बात समझ में, क्या होगा, आपको पेन होने लगता है। और पेन होने के बाद में ये आपके हेडेक के साथ साथ आपको चक्कर वगैरह आने लग जाते हैं। ठीक है, चक्कर वगैरह आने के बाद में आपको क्या चलता है, फीवर विद चिल्स, बड़ा तेज बुखार होता है। क्या होता है, बड़ा तेज बुखार आपको यहाँ पर देखने मिलता है। ठीक है, और इस बुखार के बाद में क्या होगा, इस बुखार के बाद में आपको क्या होगा, बुखार के बाद में हालांकि इसी दौरान क्या होता है, आपको मसल्स, आपकी मांसपेशियों के अंदर पेन देखने मिलता है, जोड़ों में भी दर्द देखने हो जाता है, जॉइंट पेन, हालांकि बुखार के साथ में ही वो खत्म हो जाता है, एज इट इज़ नहीं रहता। देखो चिकनगुनिया भी नहीं पढ़ा रहा मैं, क्योंकि चिकनगुनिया भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, यही सेम, यही वेक्टर, यही डेज, यही आपका इन्फेक्शन, यही लक्षण, लेकिन उसमें किस चीज़ का है, उसमें यह है एक तो रेट्रो ऑर्बिटल पेन वहाँ पर देखने नहीं मिलता है, और उसके अलावा आपके जो जॉइंट पेन है, जो ऑर्थोराइटिस हैं, वो बुखार होने के बाद भी, यानी बुखार उतर गया उसके बाद भी काफ़ी लंबे समय तक आदमी के शरीर के अंदर बना रहता है जोड़ों का दर्द, यही बस उसका एक्स्ट्रा लक्षण है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, तो जॉइंट पेन भी यहाँ पर देखने मिलता है। उसके अलावा नोजिया और वोमिटिंग भी देखने मिलती है। ठीक है, क्लियर है। और ये वायरस क्या करता है, फ्लेवी वायरस हमारी जो शरीर की WBC होती है उसे डिस्ट्रॉय करता है, अटैक करता है, डायरेक्ट खत्म करता है, डायरेक्ट 1-to-1 कांटेक्ट करके किल करता है। ठीक है, तो ये आपको क्या हो गया, ये आपके डेंगू फीवर के लक्षण देखने मिल गए। उसके अलावा डायग्नोस्टिक टेस्ट, अगर आप इसे कैसे डायग्नोस करेंगे, उसके लिए आप सबसे पहले क्या कराता है डॉक्टर, सबसे पहले आपका प्लेट स्पेलिंग क्या है यार, कभी कभी हो जाता है, प्लेटलेट्स काउंट कराता है डॉक्टर, आपका कराएगा CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, उसके अंदर प्लेटलेट, WBC काउंट, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने मिलती हैं। आपकी जो प्लेटलेट होती हैं, ठीक है, उनका काउंट कितना होता है, 1.5 लाख से 4.5 लाख के आसपास का उनका नॉर्मल काउंट होता है। 1.5 लाख से अगर नीचे हो गया, ठीक है, अगर 1.5 लाख से नीचे हो गया, घटने लगा, तो वो क्या है, वो इंडिकेशन है कि आपके प्लेटलेट के ऊपर अटैक हो चुका है, आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक हो चुका है। और जब ये प्लेटलेट का काउंट लेस देन 40,000 हो जाता है तो ये क्रिटिकल काउंट है, इससे नीचे आने पर पेशेंट की जान क्या हो जाती है, खतरे में पड़ जाती है, और उसे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है, फिर प्लेटलेट्स ही चढ़ानी पड़ती हैं। ठीक है, प्लेटलेट काउंट के अलावा, CBC के अलावा यहाँ पर एक और टेस्ट किया जाता है जिसका नाम होता है टोर्निक्वेट टेस्ट। क्या नाम होता है, टोर्निक्वेट टेस्ट। देखो टोर्निक्वेट टेस्ट, आपने BP चेक करवाया होगा डॉक्टर से, डॉक्टर यहाँ पर पट्टा बांधेगा 180 या 120/80, ठीक है, डॉक्टर ने बता दिया। अब डॉक्टर क्या करता है, उस पट्टे को यहाँ पर बांधने के बजाय यहाँ पे हाथ पे, रिस्ट पे बांध दिया, रिस्ट पे बांधने के बाद में प्रेशर लगाता है, प्रेशर लगाकर 4 या 5 मिनट के लिए छोड़ा जाता है। 4 या 5 मिनट पे छोड़ने के बाद में अगर आपकी स्किन के ऊपर रैशेज दिखाई देखने पड़ते हैं, बड़े बड़े रैशेज दिखाई देखने पड़ते हैं, तो वो क्या होगा, वहाँ पर वो टोर्निक्वेट टेस्ट यानी कन्फर्म हो जाएगा कि आपको डेंगू है। उसके अलावा टोर्निक्वेट टेस्ट के अलावा भैया क्या है, यहाँ पर एक डेंगू एंटीजन टेस्ट भी आता है। क्या आता है, डेंगू एंटीजन टेस्ट भी आता है, जो इस टेस्ट को करने का, यानी इससे कंफर्म करने का पता चल जाता है हमें कि क्या है क्या नहीं है। उसके अलावा अगर मैं इसके ट्रीटमेंट की बात करूँ तो देखो भैया, डेंगू वायरस हो चाहे चिकनगुनिया हो, ठीक है, डेंगू वायरस हो चाहे चिकनगुनिया हो, दोनों हेमरेजिक फीवर हैं, ब्लड को डिस्ट्रॉय करते हैं, दोनों मच्छर से होने वाली बीमारियां, दोनों को पॉजिटिव एजेंट सेम है, मोड ऑफ इन्फेक्शन सेम है, इंक्यूबेशन पीरियड सेम है, साइट ऑफ इन्फेक्शन सेम है, सिम्टम्स सेम है, टेस्ट भी सेम सही मान लो, प्लेटलेट काउंट ही चेक किया जाता है उसमें बस, लेकिन सिम्टम्स में क्या नहीं आता चिकनगुनिया में, तो रेट्रो ऑर्बिटल पेन, ठीक है। उसके अलावा जो जॉइंट पेन है, आपका वो लंबे समय तक बना रहता है, ऑर्थोराइटिस की कंडीशन। इसका जो ट्रीटमेंट होता है बच्चों, वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। कैसा होता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट। सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या, बॉडी अपने आप रिकवर करती है, आपको केवल सपोर्ट करके रखना है, ठीक है। कैसे सपोर्ट करते हैं, ब्लड डिस्ट्रॉय होने लग रहा है, ब्लड की कमी होने लगती है, ठीक है, ब्लड पर अटैक हुआ होता है, तो आप IV फ्लूइड देते हैं, ब्लड का प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं, जिसकी वजह से बॉडी को थोड़ा सा क्या है, जब उसका फ्लूइड कंटेंट बैलेंस रहेगा, फ्लूइड कंटेंट आपका
एज इट इज़ रहेगा तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में बेनिफिट यही होगा कि हमारी बॉडी जो है उसको लड़ने में थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या देते हैं, उसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पर क्या दिया जाता है, केवल और केवल IV फ्लूइड देते हैं, डेली प्लेटलेट का काउंट कराते हैं। उसके अलावा इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाई दी जाती है, और उसके अलावा मल्टीविटामिन यहाँ पर दिए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है, जिसे आप बोलते हैं कि ताकत की गोली। तो ये क्या था, ये सब कुछ आपका डेंगू फीवर के बारे में था, जिसे हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और इसी के साथ आपकी वायरस से होने वाली बीमारी, डेंगू फीवर चिकनगुनिया सेम है। ठीक है, आइवा समझ, चिकनगुनिया मैंने बताया ना आपको, रेट्रोऑर्बिटल पेन और जॉइंट पेन लंबे समय तक बना रहता है, ये नहीं होता उसके अंदर, बाकी एज इट इज है सब कुछ। ठीक है, तो सब कुछ सेम है। और एक बीमारी और है येलो फीवर, जो कि आपको ईस्ट अफ्रीका और एशिया के अंदर देखने मिलती है। हाँ, ईस्ट अफ्रीका एंड अमेरिका के अंदर देखने मिलती है। येलो फीवर एक बीमारी है, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह की होती है। ठीक है, यानी वो एक तरह से डेंगू फीवर ही है, लेकिन अलग अलग तरीके से, थोड़ा सा अलग अलग रीजन में देखने मिलते हैं, तो आपको इस वजह से इनका नाम अलग अलग रख दिए। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो अभी यहाँ पर हमारा वायरस से होने वाली बीमारी क्या होती है, पूरी होती है। अब अगले जो लेक्चर जब भी आएगा हमारा 4th लेक्चर, उसमें हम पढ़ेंगे डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी, जिसमें हम पढ़ेंगे मलेरिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मलेरिया के बारे में पूछा जाता है। मलेरिया, अगर इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी कोई है तो वो है मलेरिया। ठीक है, दूसरे तीसरे साल पहले मतलब लगातार हर साल तो नहीं, लेकिन एक साल छोड़ के मलेरिया के अंदर से आता ही आता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक इस चैप्टर का माना जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपकी यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, और अभी हाल फिलहाल में जब हमारी फिजिकल क्लास देखेंगे तो उसमें हम कोविड-19 को भी कवर करेंगे, थोड़ा बहुत उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो आप इस चैप्टर के नोट्स बनाएं। ठीक है, इस चैप्टर के प्रॉपर नोट्स बनाएं, ध्यान से देखें, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। ऑल द बेस्ट।